नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग का पाठ 3 पढ़ रहे हैं, दिल्ली के शासक। इसमें सामान्यतः दिल्ली की जो सल्तनत काल था उसके बारे में बताया गया, उसके प्रमुख शासकों के बारे में। आपको ध्यान है कि प्रारंभिक जो तुर्की शासक आए थे वहाँ से सल्तनत काल प्रारंभ होता है, लेकिन दिल्ली का जो शासन जो व्यवस्था थी वो प्रारंभ हुई थी सामान्यतः तोमर वंश से। जो राजपूत वंश था आरंभिक 12वीं शताब्दी में, वहाँ से देखिए यहाँ तोमर वंश के अनंग पाल का शासन था 1130 से 1145 तक। फिर उसके बाद चौहान वंश आया जिसको चाहमान भी कहते हैं। ये 1165 से 1192 तक रहा। इसमें एक प्रमुख शासक रहे हैं चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोलते हैं और इनका समय है 1175 से 1192 तक। इसके बाद मोहम्मद गोरी से इनकी पराजय हो जाती है 1192 में, और उसके बाद भारत में तुर्की शासन प्रारंभ हो जाता है। जो प्रारंभिक जो तुर्की शासक रहे हैं उनके बारे में है। गुलाम वंश से प्रारंभ होता है सल्तनत काल जो है 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समय है 1210 से 1236। इसके बाद इनकी पुत्री आई थी रजिया 1236 से 1240। प्रथम भारतीय महिला शासक थी ये, भारत की प्रथम महिला शासक। गयासुद्दीन बलबन, इनका 1266 से 1287 तक का काल रहा है। इसके बाद खलजी वंश आ जाता है। खलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 तक। ये प्रमुख शासकों के बारे में बताया गया है, इसमें सभी शासकों का जिक्र नहीं है। खलजी के बाद है तुगलक वंश 1230 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक ये 1320 से 1324 तक रहे। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आए 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक आए और उसके बाद सैयद वंश आया। इसमें खिज्र खां इसके प्रमुख शासक रहे हैं 1414 से 1421 तक। फिर उसके बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश के बहलोल लोधी, ये इनका समय रहा 1451 से 1489 तक। देखिए आपको इसमें जो सल्तनत काल के जो राजवंश है उनके बारे में आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनमें से आपको उल्टा सीधा क्रम करके दे सकते हैं कि पहले कौन सा वंश रहा, बाद में कौन सा रहा, या क्रम क्या है इनका। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला आप ऐसे बना सकते हैं, GKTSL। जी यानी गुलाम, टी के से खलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, इस प्रकार से ये 5 वंश रहे हैं शासन सल्तनत काल के। GKTSL, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी कोई फार्मूला बना सकते हैं। देखिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इसमें 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को हराकर अजमेर के चौहान यानी चाहमान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी प्रारंभ में तोमर राजपूतों का अधिकार था। ये भी राजपूत थे तोमर, और चौहान भी राजपूत थे। इन तोमरों को हराया चौहानों ने, ठीक है। और इन्होंने चौहानों ने देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इतिहास की जानकारी तत्कालीन लेखकों के लेख से होती है जो फारसी भाषा में लिखे गए। मित्रों, मैं आपको इसमें केवल बुलेट पॉइंट के रूप में ही चीज़ें बता रहा हूँ, अनावश्यक चीज़ें नहीं है। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के मिनहाज ए सिराज, ध्यान दीजिए, मिनहाज ए सिराज
ने माना कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन? मिन्हाज ए सिराज, ये इतिहासकार रहे हैं। वह लिखता है कि खुदा की रचना के खाते में, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें बताया गया है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता। किसका नहीं आता? रजिया सुल्तान का। इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यानी उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि किसी भी महिला को सुल्तान के रूप में मान्यता कोई नहीं दे पा रहा था, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा विद्वान हो, चाहे कोई हो। लेकिन रजिया सुल्तान जो थी, वो रजिया अपने भाइयों में सबसे अधिक योग्य वही थी। और तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सामान्य जनता ने रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। रजिया ने अभिलेखों सिक्कों पर लिखवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। आंध्र प्रदेश, वारंगल, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम है वारंगल के काकतीय वंश की रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का बिल्कुल विपरीत व्यवहार था। अभिलेखों में पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये काकतीय वंश की रुद्रमा देवी के बारे में जिक्र है। यानी रजिया सुल्तान का जब जिक्र किया उसने, मिन्हाज ए सिराज ने, तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया गया है कि रुद्रमा देवी और एक रानी कश्मीर की थी दिद्दा, और रजिया, इनका यानी एक प्रकार से तुलना करी है। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया कि अपने नाम को इस प्रकार से यूज किया कि ऐसा भ्रम हो अभिलेखों में कि ये महिला नहीं बल्कि पुरुष शासक रही हैं, और इनका रजिया सुल्तान से काफ़ी विपरीत व्यवहार था। और इसके अलावा एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से ही निकला है, दिद्दा, दीदी से ही दिद्दा शब्द निकला है। ये सब किसने लिखा है? ये शब्द लिखा है मिन्हाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में। दिल्ली सल्तनत का विस्तार देखिए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन शहर क्या होता है? देखिए, ये शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से एक तकनीकी शब्द है। ये गैरिसन हम यूज करते हैं कई बार। गैरिसन शहर क्या होता है? किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, अर्थात चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से युक्त किले बंद स्थान जहां सैनिक रहते हैं। और यहाँ गैरिसन दिल्ली शहर के लिए काम में लिया गया है, क्योंकि ये दिल्ली जो शहर है ये इस प्रकार से बसा हुआ है कि ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है यहाँ इतना कोई खास। क्योंकि तत्कालीन समय में जो राजा महाराजा रहते थे वो अपने किले वगैरह पहाड़ों के ऊपर बसाते थे, लेकिन दिल्ली के शासकों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को एक समतल मैदानी भाग में किले बनाकर रहना पसंद किया। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली सुल्तानों का शासन गैरिसन शहरों के बाहर नहीं फैल सका। सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण मुश्किल था। शासन को अफगानिस्तान के हमलावरों व सूबेदारों से चुनौती मिलती रहती थी। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ। यानी जो ये गैरिसन शहर था, अर्थात जो दिल्ली का जो शासन था, दिल्ली का जो शासन था जिस क्षेत्र में, उसके बाहर सुदूर पूर्व में बंगाल, सुदूर पूर्व में बंगाल पड़ता था और इसके पश्चिम में सिंध पड़ता था। अब आप सोचिए कि दिल्ली वाले इस क्षेत्र से बंगाल और सिंध के शासन को संभालना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर जो सूबेदार सामंत वगैरह थे, शासक थे, वो भी दिल्ली पर निगाह गड़ाए रहते। जैसे उनको मौका मिलता था वो यहाँ हमला कर देते थे। सल्तनत का पहला जो विस्तार है, गैरिसन शहरों के पास के क्षेत्र पर अधिकार, खासतौर से दोआब, अर्थात जो दिल्ली से आपको ध्यान है कि यहाँ यमुना नदी निकल के जा रही है, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा और यमुना के जो बीच का जो क्षेत्र है, दोआब, अर्थात दो नदियों के बीच का जो भाग है, इसको बोलते हैं दोआब। तो सबसे पहले इस गैरिसन शहर अर्थात दिल्ली के जो सल्तनत काल के जो शासक थे, उन्होंने सबसे पहले इस दोआब वाले क्षेत्र पर अधिकार किया और यहाँ व्यवस्थाएं विकसित की, अपना प्रभाव स्थापित किया।
ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो अपना प्रभाव है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान में किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान है। ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, गैरिसन शहर वाला। उन्होंने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था, 1301 में रणथंबोर पर किया था, 1303 में चित्तौड़ पर किया था। उसके बाद उन्होंने 1305 में मांडू पर, और इसके अलावा उन्होंने 1302 और 1303 में ये अभियान चलाया और कड़ाक के क्षेत्र पर अधिकार किया और दक्षिण पूर्वी भारत में अधिकार करने का प्रयास किया। फिर कड़ा से उन्होंने 1296 में देवगिरी देवगिरी यहाँ से, ये देवगिरी जो रियासत है ये यादव वंश की रियासत है। देवगिरी के यादव काफ़ी शक्तिशाली शासक रहे हैं। उसके बाद वो देवगिरी से पहले मांडू पड़ता है गुजरात में, और फिर देवगिरी से ही उन्होंने वारंगल यानी जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ अधिकार किया। उसके बाद होयसल गए, द्वार समुद्र बोले तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, और फिर वहाँ से ये तंजावुर तक उन्होंने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसका सैनिक अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसने दक्षिण भारत पर अधिकार किया। क्योंकि ये जो शासक थे ये मुस्लिम थे, तो इनकी जो प्रार्थना का जो स्थल है वो मस्जिद होता है, और इन्होंने दिल्ली में काफ़ी अच्छी मस्जिदें भी बनवाई। उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। मस्जिद क्या है देखिए, मस्जिद एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा, अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा क्या होता है कि घुटने और माथा जमीन में टिकाकर जो मालिक है, ईश्वर है, अल्लाह है, उसकी वो प्रार्थना करते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का भारत के पश्चिम में है और मक्का की ओर की जो दिशा है उसको कीबला कहा जाता है। मक्का की ओर की जो दिशा है उसको कीबला कहा जाता है, अर्थात पश्चिम की तरफ जो मुंह करके वो नमाज करते हैं। क्यों क्यों पश्चिम दिशा में ही मक्का पड़ता है। मोहम्मद साहब का जो स्थान है वो मक्का ही था। कुवत अल इस्लाम वह इसकी मीनार है। कुवत अल इस्लाम क्या है, एक मस्जिद है। कुवत अल इस्लाम क्या है, एक मस्जिद है, और इसी मस्जिद में इनकी मीनारें भी हैं। दहली ए कोहना, नाम याद रखिएगा आप इसको विशेष तौर से, दहली ए कोहना अर्थात पुराना शहर। दिल्ली का जो पुराना शहर है वो, ये उसमें स्थित है कुवत अल इस्लाम मस्जिद। और इस मस्जिद का जो विस्तार है इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खलजी ने किया था। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया था। मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और जो इसमें ये मीनारें हैं, इन मीनारों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने बनवाई। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद तुगलक के काल में निर्मित है बेगमपुरी मस्जिद। और मीठे की मस्जिद, सॉरी माफ़ कीजिए, मोठ की मस्जिद, ये है मोठ की मस्जिद। ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके एक मंत्री के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। और जमाली कमाली की मस्जिद, ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में इसका निर्माण किया गया था। ये जो मस्जिद है कुवत अल इस्लाम, बेगमपुरी, मोठ की मस्जिद, जमाली, ये सब दिल्ली में है। ये सब दिल्ली में स्थित है। खलजी और तुगलक वंश का प्रशासन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी जो प्रारंभिक जो सुल्तान थे वो क्या करते थे कि गुलामों की खरीदारी करते थे, क्योंकि उस समय गुलामों को खरीदना और बेचना वैध माना जाता था। तो वो गुलामों को खरीदते थे और उन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनको अच्छी तरह प्रशिक्षित भी किया जाता था। और तत्कालीन जो सुल्तान थे वो क्या करते थे, उन सैनिकों को ही अपना जो बुढ़ापा आएगा उसमें वो यूँ सोचते थे कि यही हमारा
अच्छी तरह हमारी सेवा कर पाएंगे। तो उस समय जो गुलाम वंश थे, गुलाम वंश में यही तो था कि जो सैनिक थे गुलाम, उनको अपने राज्यों का जो सूबेदार वगैरह नियुक्त कर देते थे और फिर बाद में वो शक्ति हासिल करके वो राजा भी बनते थे, सुल्तान भी बनते थे। तो उस समय गुलामों का बहुत ही महत्व था। सेना नायकों को इलाकों के सूबेदार नियुक्त किया जाता था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी जो इलाके रहते थे जहाँ सेना नायक उनको सूबेदार जो सेना नायक रहते थे जहाँ वो सूबेदार बनते थे उनको इक्ता कहते थे, इलाकों को। और इन इक्ता को संभालने वाले को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति, ये राजस्व वसूल करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। कौन? ये सूबेदार। ये वंशानुगत पद नहीं था, इनका स्थानांतरण भी हो जाता था। क्यों हो जाता था स्थानांतरण? देखिए, ये जो सेना नायक थे, एक स्थान विशेष का इनको जब इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता था, तो उस क्षेत्र के जो कानून व्यवस्था है या राजस्व वसूली का जो काम है, ये सब वो इक्तेदार करते थे। और वो इकट्ठा करके अपने कुछ अपने प्रशासन के लिए संभाल के रखते थे और कुछ अपने सुल्तान को दे देते थे। क्योंकि ये उसी स्थान पर रहते हुए अधिक प्रभावशाली न हो जाएं, इसलिए सुल्तान क्या करता था, इनका ट्रांसफर भी कर देता, यानी स्थानांतरण कर देता था। जैसे मान लीजिए कोई सिंध का इक्तेदार नियुक्त कर रखा है, ठीक है, उसको बंगाल का भी नियुक्त कर सकते थे। वो वहाँ यहाँ बंगाल में जाकर व्यवस्था फिर संभालना उसको प्रारंभ करता था, ताकि वो एक ही स्थान पर रहते हुए शक्तिशाली न हो जाए। और ये वंशानुगत पद नहीं थे, ऐसा नहीं था कि इक्तेदार का बेटा ही इक्तेदार बनेगा या सेना नायक बनेगा। जो योग्य होता था वो बनता था। और उस समय 3 प्रकार के कर थे। पहला जो कर था वो कृषि कर था, जिसे खराज कहा जाता था, कृषि कर को खराज कहा जाता था, और ये 50% होता था। दूसरा कर था मवेशियों पर और तीसरा कर था घरों पर। सामान्यतः ये 3 प्रकार के ही कर लिए जाते थे इक्तेदार के द्वारा। अब 15वीं-16वीं शताब्दी में सल्तनत। इस काल में कुछ छोटे व कुछ बड़े शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुए। शेर शाह सूर, इसको शेर शाह सूरी भी कहते हैं, 1540 से 45 ने, इनका जो समय था 1540 से 45 का, ने चाचा के प्रबंधक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। इनका जो चाचा था तत्कालीन बिहार क्षेत्र में, वो वहाँ के प्रबंधक के रूप में कार्य किया। और आगे चलकर 1530 और 1540, 1530 1540 अर्थात 10 साल ये, और उसके बाद सूर्यवंश का जो शासन रहा 1555-56 में, इन्होंने हुमायूं को चुनौती दी। एक्चुअल में 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसका जो पुत्र था अकबर, उसको चुनौती दी थी। क्योंकि अकबर नाबालिग था, इसलिए बैराम खां हुमायूं की तरफ से नियुक्त किया गया था उसका संरक्षक। और 1530-40 में हुमायूं को चुनौती देकर के हुमायूं को हरा करके यहाँ से भगा दिया था। सूर्यवंश केवल 15 वर्ष तक, 1540 से 55 तक ही रहा। उसके बाद ये सूर्यवंश समाप्त हो गया। देखिए, भारतीय इतिहास में जब हम शासकों का अध्ययन करते हैं तो मुगल काल जो था, मुगल काल में एक प्रतापी शासक रहे हैं अकबर, ठीक है। और अकबर ने क्या किया कि भारत के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और जो प्रशासन व्यवस्था थी वो भी अच्छी चलाई, ठीक है। लेकिन ये जो अकबर जो था, ये पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था। उसके बावजूद भी इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करना और उसको संभालना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा कहते हैं कि जो अकबर का जो उन्होंने ये प्रशासन सीखा, वो उन्होंने सीखा था शेर शाह सूरी के प्रशासन से ही। क्योंकि शेर शाह सूरी ने बहुत ही अल्प समय में बहुत प्रभावशाली शासन स्थापित कर लिया था और बहुत व्यवस्थित शासन स्थापित कर लिया था, और ये सीख अकबर ने इसी से ही ली थी। देखिए, बुक में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों की तुलना करके बताया गया है कि इनका जो प्रशासन था वो किस प्रकार से रहा। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस सल्तनत काल के बहुत प्रभावशाली शासक रहे हैं।
क्योंकि इनका आक्रमण राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बहुत ही चर्चित रहे हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्तिशाली और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्शियाना देखिए, ट्रांस ऑक्शियाना बोले तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान जो क्षेत्र है उसको उस समय ट्रांस ऑक्शियाना कहते थे, पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करना उसका एक आक्रामक कदम था मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरीसन शहर बसाया। सीरी दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में। गैरीसन शहर आपको बताया किलेनुमा बसाव होता जहाँ सैनिक रहते हैं। और मोहम्मद तुगलक ने नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना, यानी दिल्ली का पुराना जो शहर था, को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया, यानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया और इस क्षेत्र में सैनिकों को उनके रहने का व्यवस्था की। और अलाउद्दीन खिलजी देखिए, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया और किसानों से उनकी पैदावार का 50% हिस्सा लिया जाता था। यानी दो आब जो यमुना और गंगा, इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ बहुत अच्छी फसलें पैदा होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 50% टैक्स लेना प्रारंभ किया। और मोहम्मद तुगलक सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। देखिए कितना बदकिस्मत शासक था कि इसने जब टैक्स बढ़ाया और टैक्स जैसे ही बढ़ा के 50% से अधिक किया, उस समय अकाल पड़ गया। यानी ये 50% भी नहीं दे पाए। क्या तो ये पहले पहले राजी राजी 50% दे रहे थे, फिर बाद में अकाल पड़ गया, 50% के भी लाले पड़ गए और इसने तो बढ़ा और दिया, तो जनता इसके खिलाफ होनी थी। खलजी सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इक्ता यानी मैंने आपको बताया जो सैनिक सेना नायक जो रहता था, सूबेदार रहते थे, वो जिस क्षेत्र पर उनको प्रशासन चलाने के लिए स्थान वो दिया जाता था, उस स्थान को इक्ता कहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता खत्म कर दिया। सीधा क्या किया भाई, आप सीधा पूरा राजस्व इकट्ठा करके हमारे पास भेजें, हम आपको सैलरी देंगे, नकद वेतन देंगे। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी की उस समय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का निरीक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी। ये बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही फेमस रही है। और तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोना चांदी के न होकर के सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते थे। सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। यानी जो सस्ती मुद्रा से बनाएंगे तो सस्ती मुद्रा हर कहीं उपलब्ध हो जाती, तो लोगों ने नकली सिक्के भी बना लिए। ये इसके सबसे माइनस पॉइंट रहा है मोहम्मद तुगलक का। और अलाउद्दीन खिलजी का ये बाजार व्यवस्था अच्छी रही है और इसकी खराब रही है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार की वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रभावशाली शासक रहा है। और मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए वे कई परेशानियां पैदा हो गई उससे। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे और करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता
बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोगन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ये मोहम्मद तुगलक के जो ऐसे कदम थे, उसका इरादा तो नेक था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो उसके जो कदम थे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। आप जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी, या आप चाहते हैं कि ऐसा सुधार हो, वो ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने केवल टू द बुलेट पॉइंट ही आपको चीज़ें बताई है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, आरआरबी हो, या रिट के हो, टेट के हो, या एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।